हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आर्गुमेंट राइटिंग देखने वाले हैं, जो कि हमारे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है, तो हाईली चांस है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, वो आपसे आर्गुमेंट राइटिंग में ही पूछा जाए। तो इसके ऊपर हम आर्गुमेंट ही देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है इस वीडियो के लिए, तो हम पढ़ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इज अनडेमोक्रेटिक, यानी कि क्या हमारा जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं, क्या वो अनडेमोक्रेटिक है। इसके ऊपर आपको आर्गुमेंट राइटिंग लिखनी है, तो प्लीज पूरा वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। इसके ऊपर हम आर्गुमेंट राइटिंग करने वाले हैं और ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो जब भी आप आर्गुमेंट राइटिंग लिखते हो, तो आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है। तो इंट्रोडक्शन में मैं बात करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनवाइटेड द heads of all political parties to a meeting on a 19th June 2019। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, जो 19 जून 2019 का समय था, उस दिन भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन पार्टीज के जो भी हेड थे, उन सभी को जो है वो इनवाइट किया। इनवाइट किस लिए किया, तो इनवाइट किया टू डिस्कस द वन नेशन वन इलेक्शन आइडियाज एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो उनको इनवाइट इसलिए किया गया ताकि वो क्या करें, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो भी लीडर्स हैं, उनके जो भी हेड्स हैं, वो हमारे इस मीटिंग में बुलाए गए ताकि उनसे हम क्या कर सके, बात कर सके वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। और भी हमारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, उनके ऊपर डिस्कस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो भी हेड्स हैं, उनको 19 जून 2019 को बुलाया था एक मीटिंग के लिए। अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्या होता है, इन इंडिया had the election for assemblies as well as Lok Sabha from 1951 to till 1967। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो हमारी इलेक्शंस हैं, चाहे असेंबली की हो जाए चाहे लोकसभा की हो जाए, पहले एक साथ ही हुआ करती थी जब हम आज़ाद हुए थे। यानी कि टाइम हमारा होता है 1951 टू 1967। उस समय तक क्या होते थे कि हमारे भारत के अंदर जो असेंबली के इलेक्शन हो गए चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो गए, वो सभी साथ में ही कंडक्ट कराए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, हमने देखा कि हम कई देशों के साथ, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ रेगुलर बेसिस पर क्या हुए, वॉर के अंदर शामिल रहे। और कहीं ना कहीं हमारी ये जो प्रक्रिया होती थी इलेक्शन की, वो थोड़ी बदल गई और हमने देखा कि अलग अलग जो हमारे इलेक्शन है वो होने लगे थे। तो लेट्स सी अबाउट इट फेवरिंग एंड अगेंस्ट पॉइंट। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो इसे फेवर कर सकते हैं, और ऐसे कौन से वो पॉइंट हैं जो इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट्स इन फेवर की, यानी कि वे कौन से पॉइंट है जो इसके फेवर में हैं और कहते हैं कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि रिडक्शन बर्डन ऑन इलेक्शन बजट, यानी कि जो हमारे इलेक्शन का बजट है, उसका कहीं ना कहीं बर्डन, जो बोझ है हमारे ऊपर है, उसको कहीं ना कहीं हम कम कर पाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो जब अभी हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। एन एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया गया, दैट इन 2019, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, इलेक्शन बजट वॉज 6000 करोड़। कहने का मतलब है कि जो सरकार है उसने एस्टिमेट लगाया कि 2019 के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के अंदर जो हमारा इलेक्शन बजट था वो 6000 करोड़ रुपए का था। हेंस इंडिया हैज अ लार्ज जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, हालांकि जो हमारा भारत है उसका बहुत बड़ा भूभाग है, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन है हमारे भारत का। सो एवरी ईयर वी कैन सी द इलेक्शंस, यानी कि हम क्या करते हैं, इसीलिए जो प्रत्येक साल है वो हम इलेक्शन होते हुए देखते हैं अलग अलग जगहों पर। साइमल्टेनियस इलेक्शन स्पेंट मोर मनी, यानी कि जो साइमल्टेनियस, यानी कि एक के बाद एक करके जो हमारे देश के अंदर इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन क्या करते हैं, भारत के अंदर बहुत सारे जो पैसे हैं वो खर्च करा देते हैं। बट इफ वी गो टुवर्ड वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, भारत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर के आते हैं, इसके तरफ मूव करते हैं, तो इट विल सेव द पब्लिक मनी। तो ये क्या होगा कि हमारे भारत का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सेव होगा, which is spent on logistic and administrative machineries like polling staff। यानी कि जो पैसे अभी हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, लॉजिस्टिक के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर जो है वो पैसे खर्च कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे जो पोलिंग स्टाफ हो गए, ये एग्जांपल है, इनके ऊपर जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं ना, उन पैसों को करके हम क्या कर सकते हैं, उन पैसों को हम बचा सकते हैं, और ये पैसे हमारे देश के प्रगति के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन बजट का जो बर्डन है, जो हमारे ऊपर बोझ बनता जा रहा है, उसे हम कहीं ना कहीं रेड्यूस कर सकते हैं। तो
इस पॉइंट के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी है उसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। दूसरा हमारा फेवरिंग पॉइंट क्या होता है, इफेक्टिव गवर्नेंस, यानी कि जो भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो किस तरीके से अपने सर्विस को नहीं दे पाते हैं जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, उस पॉइंट को इसमें हमने नोट किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन डिस्टर्ब द इफेक्टिव गवर्नेंस, यानी कि क्या होती है कि जो हमारे फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं वो क्या करती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं द इफेक्टिव गवर्नेंस। और जो हमारी इफेक्टिव गवर्नेंस होती है, कहीं ना कहीं जो प्रभावशाली गवर्नेंस हो सकती है उस चीज को जो हमारी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होती हैं वो डिस्टर्ब कर देती हैं। ये डिस्टर्ब क्यों कर देती हैं, तो ये इसलिए कर देती हैं बिकॉज टीचर, डॉक्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर सेंट फॉर इलेक्शन ड्यूटी एंड दे डू नॉट परफॉर्म देयर एक्चुअल ड्यूटी फॉर दिस टाइम। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए या फिर अदर कोई भी हमारे जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको क्या किया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है और उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन उनकी जो प्राइमरी बोल सकते हो जो एक्चुअल ड्यूटी है वो क्या होती है, टीचर की है पढ़ानी, डॉक्टर की है जो हमारे पेशेंट है उनकी देखभाल करना, उनका केयर टेक करना, और भी हमारे जो बोल सकते हो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी अलग अलग ड्यूटी होती है। तो वो उस समय क्या नहीं कर पाते, इलेक्शन ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं तो उस समय अपने जो उनकी रियल ड्यूटी होती है उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सो वन नेशन वन इलेक्शन कुड मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ हर्डल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन जैसी जो चीजें हैं ना, जब हमारे भारत के अंदर इसे लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जो हमारे देश के अंदर मुसीबतें हैं, जो हर्डल्स हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने सोसाइटी और अपने देश के अंदर, यानी कि अपने सोसाइटी और अपने देश के अंदर दोनों ही जगहों पर क्या कर सकते हैं, इन सभी जो हर्डल्स हैं, जो मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फेवरिंग पॉइंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अपने फेवरिंग पॉइंट की, जो कि हमारा तीसरा फेवरिंग पॉइंट होता है, वो है चैलेंजेस इन बॉर्डर सिक्योरिटी। यानी कि हमारे देश के अंदर जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो भी कई बार खतरे में आ जाती है जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। अब आप पूछिएगा कि कैसे आ जाती है, तो उसके लिए मैं बात करूंगा कि सीएपीएफ्स प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। यानी कि जो हमारी सीएपीएफ्स होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो होती हैं, वो हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती हैं और इसके साथ साथ वो हमारे देश की जो सिक्योरिटी होती है उसको भी वो प्रोवाइड करती हैं। ड्यूरिंग द फ्रीक्वेंट इलेक्शन, जब एक के बाद एक कई लगातार इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो सीएपीएफ्स आर डिप्लॉयड ऑन पोलिंग बूथ। और उस समय क्या होता है कि जो हमारे सीएपीएफ्स होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो जवान होते हैं, उनको क्या किया जाता है, पोलिंग बूथ के ऊपर जो है वो तैनात कर दिया जाता है। एंड इट कैन मेक अ हायर चांस। और ये जो है बेसिकली उस समय अगर जो हमारे सीएपीएफ के जवान हैं जिनकी प्राइमरी फोकस जो है वो इस चीज पर रखी गई है कि आप क्या करिएगा, बॉर्डर की प्रोटेक्ट करिएगा और साथ में आप नेशन की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करिएगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ज्यादातर समय जो है वो इलेक्शन कराने के लिए पोलिंग बूथ के ऊपर डिप्लॉय हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हायर चांस बन जाता है कि हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो जाएगी और हमें बॉर्डर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी चैलेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अगर जो चुनाव है वो एक ही बार हो जाते तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेन फोकस है, जो सीएपीएफ का मेन फोकस है, वो चुनाव पर ना होता बल्कि किस पे हो जाता, बॉर्डर की सिक्योरिटी पे हो जाता। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट बनता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है जो इसके बोल सकते हो फेवर में है, वो ये है कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज। यानी कि जो हमारी सरकार है वो लगातार जो भारत के लिए जो या फिर जिस राज्य की सरकार है वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर पाती और जो उसकी पॉलिसीज है उस पर भी वो समय नहीं दे पाती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो उस समय जो सरकारें होती हैं उनका मेन फोकस होता है कि किसी भी तरीके से हम जो इलेक्शंस है वो जीत ले, और वो क्या नहीं कर पाती, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उन पे वो ध्यान नहीं दे पाती। तो ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन, यानी कि जब लगातार इलेक्शंस होते रहते हैं तो गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन इलेक्शन। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो फोकस्ड हो जाती है किसके तरफ, इलेक्शन के तरफ, रेदर देन कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। और जबकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको फोकस होना चाहिए, एक बार चुनाव हो गया, आपने चुनाव जीत लिया, तो आपको फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, कि आप किस तरीके से देश के अंदर कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है वो इसके बजाय किस पर फोकस हो जाती है, चुनाव के ऊपर, एंड उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी इन इट, यानी कि जो हमारा वन नेशन वन
इलेक्शन जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता जो है वो प्रोवाइड करेगा, एंड गवर्नमेंट फ्रीली इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है जब वन नेशन वन इलेक्शंस को प्रोवाइड करेगी, जब उसको ऐसा लगेगा कि हाँ अब चुनाव नहीं होने वाला है, तो वो अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो फ्रीली यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से बिना किसी डिस्ट्रक्शन के क्या कर पाएगी, उनको इंप्लीमेंट कर पाएगी, और इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाएगा और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी कंटिन्यू आती रहेंगी। तो ये बेसिकली हमारे फेवरिंग पॉइंट होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे देश के अंदर जो वन नेशन वन इलेक्शंस की पॉलिसी है इसे इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। अब बात ये उठती है कि अच्छा ठीक है, ये कौन से पॉइंट होंगे जो इनको अगेंस्ट में होंगे, यानी कि इन्हें मना करेंगे। बेसिकली ये हमारे जो पॉइंट है ना, पॉइंट इन अगेंस्ट, इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीडमेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आते हैं तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसके अंदर बाधा आ जाएगी। कैसे बाधा आ जाएगी उस चीज को देखते हैं। तो अंडर आर्टिकल 83 एंड 85 यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 83 और 85 के अंदर द टर्म ऑफ लोकसभा एंड असेंबलीज इज अ 5 ईयर, यानी कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 83 एंड 85 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारी लोकसभा है और जो हमारी असेंबली है उनके कार्यकाल कितने साल हैं, 5 साल दिए गए हैं। सो टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन, अगर मान लो कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कर्टल देयर प्रेजेंट टेन्योर, तो हमें उनके जो प्रेजेंट टेन्योर हैं उन्हें क्या करने पड़ेंगे, कर्टल करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। इन आवर अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारी अकॉर्डिंग हो सकती है या फिर जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अगेंस्ट पॉइंट फॉर द वन नेशन वन इलेक्शंस, यानी कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये बेसिकली एक अगेंस्ट पॉइंट हो जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को उल्लंघन करता है, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीडिमेंट की बात करता है, तो इसलिए इसे हम नहीं कर सकते, क्या भारत में लागू नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है अगेंस्ट का, वो क्या होता है कि रीजनल इश्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इश्यूज, यानी कि जो भी हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनकी हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों से अलग होते हैं, और इसके लिए भी हम वन नेशन वन इलेक्शंस को भारत के अंदर नहीं ला सकते। अगर हम बात करें तो सम पॉलिटिकल एनालिटिक्स, यानी कि कुछ हमारे जो पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं, फील दैट, वो ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि जो रीजनल इश्यूज हैं जैसे कि हमारे रिसोर्सेस हो गए, लाइक रिसोर्सेस एलोकेशंस, अंडर डेवलपमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी इज अ डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इश्यूज लाइक जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे कुछ पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं उनका मानना ऐसा है कि कुछ हमारे जो रीजनल इश्यूज हैं जैसे कि सोर्सेस का एलोकेशन करना, अंडर डेवलपमेंट एरिया को डेवलपमेंट करना, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं जो हमारी नेशनल इश्यूज होती हैं जैसे कि जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स से। सो द वन नेशन वन इलेक्शन कुड नॉट बी परफेक्ट फॉर दिस टाइम, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी वन नेशन वन एजुकेशन वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारी पॉलिसी है वो इस समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठती, और इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस अभी नहीं करना चाहिए। तीसरी जो हमारी पॉइंट होती है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट बेसिकली क्या कहता है कि गवर्नमेंट कैन टोक फॉर द अदर ऑप्शंस टू ब्राइंग एफिशिएंसी, यानी कि गवर्नमेंट जो है ना उसको चाहिए कि जो एफिशिएंसी है, जो पारदर्शिता है, बेसिकली जो जब हम इलेक्शन की बात करते हैं ना तो उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ना कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि कई बार जब इलेक्शंस होते हैं ना तो वहां पर धांधली हो जाती है, तो उसके लिए हमने इस पॉइंट को जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। तो इस पॉइंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि इलेक्शन इफिशिएंसी इज अ मोर इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू वन नेशन वन इलेक्शन एट दिस टाइम, यानी कि जिस समय पर हम मौजूद हैं इस समय क्या है कि जो हमारी इलेक्शन इफिशिएंसी है, इलेक्शन के अंदर जो पारदर्शिता है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है एज कंपेयर टू वन नेशन वन इलेक्शन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म टू रिमूव डमी वोटर्स, क्योंकि जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे अगर हम उनको लेकर के आते हैं तो जो हमारे डमी वोटर्स हैं, जो फर्जी के वोट डालते हैं, उन वोटर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं,
हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इंप्लीमेंटिंग हैक फ्री ईवीएम, यानी कि जो हमारे ईवीएम्स वगैरह हैं, अगर हम उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो भी कैसा, हैक फ्री, तो कहीं ना कहीं जो हमारा फेयर इलेक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। और जो ये हमारे फ्री ईवीएम्स हैं वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे फेयर इलेक्शन। जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, फेयर होगा, एंड मेक मोर स्ट्रेंथन, और ये जो है वो और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको इसके तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी इलेक्शंस है वो उसका जो स्वरूप है, उसका रूप है वो कैसी हो, बिल्कुल पारदर्शी हो, किसी के लिए भी वो ऐसा ना हो कि कोई इस पर डाउट रखे या फिर कोई इस पर सवाल पूछे। इसके अलावा जो हमारा चौथा पॉइंट होता है अगेंस्ट पॉइंट के रूप में, वो क्या हो सका, तो अगेंस्ट पॉइंट के रूप में हमारा जो चौथा पॉइंट हो सका वो ये है कि अंडरमाइज द लोकल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ये क्या करेगा, जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो जब ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो छोटे मोटे एरिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उन लोगों की जो है वो नीड जो है, उन लोगों का जो बेसिकली एक तरीके से पहचान है, वो लोगों के सामने नहीं आ पाएगी, वो अंडरमाइज हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इस पॉइंट को पढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कैन अंडरमाइज द लोकल रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे वन नेशन और वन इलेक्शंस है ना, जब इन्हें हम लागू कर देंगे तो जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये अंडरमाइज हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑल इलेक्शन विल कंडक्टेड एट द सेम टाइम, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी सारे इलेक्शंस हैं वो प्रत्येक जगह क्या होंगे, एक ही साथ कंडक्ट किए जाएंगे। एंड हियर कुड बी अ चांस, और यहां एक चांस हो सकता है फॉर द लोकल रिप्रेजेंटेटिव, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो क्या हो सकता है कि टू नॉट प्रोपोगेट देयर आइडियाज एंड प्लान, कि वो अपने जो आइडियाज हैं, जो प्लान है, उनको सही तरीके से वो क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगे, प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सोचो यार, अगर मान लो एक तरफ जो एमपी एमएलए हुए वो अपना प्रचार कर रहे हैं और ग्राम पंचायत के जो छोटे मोटे बोल सकते हो एक तरीके से सरपंच है वो प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी ना। तो ये लोग अपने आप को जो है वो प्रमोट नहीं कर पाएंगे, प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगे, इनके जो आइडियाज और प्लान है वो लोगों को बता नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अंडरमाइज वाली जो कंडीशंस है ना, ये यहां पर आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर अभी वन नेशन वन इलेक्शंस की जो पॉलिसी है उसे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक के ऊपर हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि नो डाउट वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज द बेटर आइडिया टू सेव टाइम, मनी एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो इसमें कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन है ये बहुत अच्छा है, ये बेटर आइडिया है। इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं, अपने मनी को भी सेव कर सकते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेस हैं इनका हम इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, लेकिन हम कोई भी डिसीजन ले इससे पहले क्या होना चाहिए, हमें यह श्योर हो जाना चाहिए कि वी हैव टू स्टडी रिकमेंडेशन गिवन बाय लॉ कमीशन। यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें चाहिए कि हम क्या करें, जो हमारी लॉ कमीशन है उसने जो भी रिकमेंडेशन दिया है उस रिकमेंडेशन को हम पढ़ें। एंड पीपल ओपिनियन रिगार्डिंग द मैटर, और जो हमारे पीपल्स हैं, जो आम जनता है, उसकी जो राय है इस मुद्दे के ऊपर वो अवश्य लें। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज दे आर द वन, यानी कि वे उनमें से एक हैं हु मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंजेस, जो कि इस चेंजेस से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो बेसिकली ये रहा हमारा आर्गुमेंट। आई होप कि ये आर्गुमेंट आपको अच्छा लगा है। कैसा भी लगा हो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।